My name is Dr. Waqas Iftikhar. I'm a gold medalist. My qualification, I'm a PhD scholar of pharmacology and toxicology. I'm a principal of pharmacy department in Afro Asian Institute and a clinical pharmacist and a pharmacologist in Fauji Foundation Hospital. I have a more than 5 years teaching experience and a clinical experience. आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ गार्लिक इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आप लोगों को आज हमारा ये टॉपिक करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे घरों में हम डिफरेंट टाइप के हर्ब्स हैं या डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं। तो आज उनमें से एक इंग्रेडिएंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है जो है गार्लिक। गार्लिक का बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे घर में, तकरीबन तमाम रेसिपीज में। इवन आप इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट टाइप के शेफ्स की आप जब रेसिपीज देखते हैं तो हर तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर, चाहे वो बारबेक्यू है, चाहे वो कोई ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं, पास्ता प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं, देसी फूड है, इटालियन फूड्स हैं, हर जगह पर गार्लिक का यूज है। इवन यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वहां पर उनके पास, अगर आप उनकी नान की जो कैटेगरीज होती हैं वहां पर जाएं तो वहां पे गार्लिक ब्रेड आपको मिलती है, यानी नान मिलता है गार्लिक का। तो गार्लिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि गार्लिक जो बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं अपने फूड स्टफ के अंदर, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड द सेकंड वन इज द कार्डियक वेस्कुलर डिजीजेस, हार्ट से रिलेटेड डिजीज। बच्चे लास्ट 10 years से पहले हमारे पास यंग जनरेशन में हार्ट डिजीज नहीं थी, ना हमें यंग पेशेंट्स मिल रहे थे। बट रिसेंटली लास्ट 10 years से इतनी ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन जो है वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड ये 4th नंबर पे डिजीज है, और कहा जाता है कि हर 4th पर्सन जो इस दुनिया में, जिस अगर हम कैटेगराइज करें 1 2 एंड 3 4, तो जो 4th पर्सन है वो हार्ट की डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो रही है। अब यहाँ पे गार्लिक किस तरह हार्ट डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है, उसमें कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, या कौन से ऐसे ऑर्गेनो सल्फर कंपोनेंट्स हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारे टॉपिक के कंटेंट में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो चीजें हमारे पास है रोल गार्लिक का। द सेकंड वन इज अ बेनिफिट्स, के गार्लिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह ये हमारी बॉडी पे बेनिफिशियल इफेक्ट्स दे रहे हैं। द थर्ड वन इज अ सप्लीमेंट्स, ठीक है, कि गार्लिक के क्या कोई सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस, गार्लिक से किस किस टाइप की डिजीजेस से प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज अ कार्डियक वेस्कुलर डिजीजेस। रोल ऑफ गार्लिक स्टार्ट करते हैं हमारा। अब गार्लिक का क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, और इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है। तो इसका मतलब ये, अगर हम इसे अपनी डाइट में, या वो लोग जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं या वो डाइट प्लानर पे काम करते हैं, या वहाँ डाइट के प्लान के मुताबिक अपनी डाइट लेते हैं ताकि वो हेल्दी रहें, फिट रहें और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कंडीशन में रखें, तो उस हिसाब से गार्लिक को अगर कंज्यूम भी करेंगे तो कैलोरीज वाइज इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। गार्लिक के अंदर बेतहाशा एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनका पहला काम है आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना। अब गार्लिक के एक्टिव कंपाउंड्स के क्या रोल्स हैं और वो अगली स्लाइड्स में हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। मैं अगर थोड़ा सा पहले एलैबोरेट करता चलूं तो मेरे पास आई थिंक सो आज सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स ने बहुत कॉमनली एक चीज पढ़ी हुई है, किडनी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी सिंगल हार्ट बीट होती है, ये जिसे हम लोग सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक बोलते हैं, यानी एक दफा सिस्टोल एंड द सेकंड टाइम इज अ डायासिस्टोल, उसे सिंगल हार्ट बीट कंसीडर किया जाता है। जब भी एक सिंगल हार्ट बीट होती है, आपका हार्ट का 20 से 25% ब्लड जो है किडनी को दिया जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, पहले प्लीज काइंडली से अंडरस्टैंड करें सब बच्चे। जैसे ही आपकी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हुआ, किडनी ने ब्लड फ्लो कम हुआ, ऑटोमेटिक किडनी को पता चला कि ब्लड का वॉल्यूम कम है, 20 से भी 15%, लाइक 10%, 12% हमें जो है ब्लड दिया जा रहा है। किडनी फौरन अपनी बॉडी के अंदर से या अपनी स्ट्रक्चर के अंदर से, ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के अंदर से एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रेनन, RENIN, रेनन। जैसे रिलीज होता है, रेनन इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये आपका वीक
वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। देन ऑटोमेटिकली इसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में ट्रेवल करता हुआ ये पहुंचता है लंग्स के पास। लंग्स के पास एक एंजाइम्स हैं जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कहते हैं। तो वो एंजाइम्स जो हैं वो फौरन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में वो कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 इज अ स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्टर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये बात आपने याद रखनी है। और वो फौरन आके ब्लड वेसल्स पर अटैच होगा। ब्लड वेसल्स पर अवेलेबल होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 आके बैरो रिसेप्टर से कनेक्ट करेगा, ब्लड वेसल इज कंस्ट्रिक्टेड। वो कंस्ट्रिक्ट करते ही आपके बीपी को शूट करेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा या हाई होगा। ये है नॉर्मल पर्सन के लिए जिन लोगों का बीपी कम होता है। अब वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है, उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर वो बैरोरिसेप्टर्स की वर्किंग खत्म हो जाती है, या उनकी किडनी में कोई अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से रेनिन कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है। अब बच्चे रेनिन ने रिलीज होना है, उसने एंजियोटेंसिन 1 में भी कन्वर्ट होना है, उसने एंजियोटेंसिन 2 में भी कन्वर्ट होना है। गार्लिक क्या काम करता है? गार्लिक के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है ना, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर बच्चे, बैरो बैरो BARY बैरो। अब बच्चों जैसे ही गार्लिक हम इनटेक करते हैं, गार्लिक जाकर आपके बॉडी में एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होने देता। जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स के साथ वो नहीं अटैच होंगे और बीपी शूट नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव हैं, उनके अंदर गार्लिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो उनकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होने देते। और मेरा ख्याल है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास दो ऐसी मेडिसिन हैं जो ब्लड प्रेशर की क्लास में इंक्लूड है। एक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर। तो एक एंजाइम को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन है और एक आपके एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करने वाली है। तो गार्लिक बेसिकली वही काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट अगर कहीं ना कहीं गार्लिक को रेगुलर अपनी डाइट में इंटेक कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट करेगा। पहला मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ हमारा। इसके अलावा गार्लिक कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? बच्चों एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी में बेतहाशा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एवरी टाइम हमारी बॉडी में एक वर्ड बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में हर टाइम मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म होगा या मेटाबॉलिज्म होगा, तो आपने एक चीज याद रखनी है, उसके नतीजे में कोई ना कोई रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट होती हैं। अब वो रिएक्टिव स्पीशीज करती क्या है? वो रिएक्टिव स्पीशीज आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके स्प्लीन को, आपके गॉल ब्लैडर को, आपके स्टमक को तो नहीं, हम कर हार्ट को, इवन लंग्स को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं, ये बेसिकली इन्हें हम केमिस्ट्री के मुताबिक फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और इस दुनिया का असूल है, अल्लाह ताला की तरफ से असूल है कि जब तक कोई चीज स्टेबल नहीं है, वो आपकी नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं कर सकती। स्टेबिलिटी नेसेसरी है। और ये जो रिएक्टिव स्पीशीज हमारी बॉडी में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनती हैं, ये तमाम की तमाम स्टेबलाइज नहीं होती। इनका आउटर मोस्ट शेल यानी इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो स्टेबलाइज नहीं है, जिसकी वजह से रिएक्टिव होती हैं। ये हमारे ऑर्गन्स के साथ रिएक्शन करती हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से किडनी एक्सपायर हो जाती है टाइम से पहले। लिवर सिरोसिस यानी कि हेपेटाइटिस के इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। लिवर के सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाता है। किडनी के इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट वॉल्स के ब्लॉकेज आ रहे हैं, लंग्स की जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे लंग्स की डिजीजेस जनरेट होती हैं। तो गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब बेसिकली इनका काम क्या है? ये जो गार्लिक के जो कंपोनेंट्स हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, वो कंपोनेंट जाकर जो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल को स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आप लोगों की एजिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, जिससे आप टाइम से पहले बूढ़ा नहीं होते। और उसके अलावा आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को हमेशा एक्टिव और यंग रखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ठीक है। उसके अलावा हमारे एक्नी के पेशेंट्स जो हैं, हमारे किडनीज के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, उन सबको एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी इंटेक करवाई जाती है। इवन क्रीम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक नेचुरल प्रोडक्ट में अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट लार्ज अमाउंट में मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एथलीट्स परफॉर्मेंस। एथलीट की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? सिंपल सी वही स्टोरी, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर।
ऑटोमेटिकली एथलीट्स बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हर टाइम हाइपर एक्टिव, उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, जो उनकी बॉडी को ऑलवेज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रखते हैं। और जब जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली ब्लड थिक होगा, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग होगी वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ होगी, हार्ट का लोड हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अगेन वही बात है, एंजियोटेंसिन की कन्वर्सेशन को स्टॉप किया जाएगा, जिससे आपका ब्लड थिन रहेगा, थिन यानी पतला रहेगा, हार्ट के ऊपर लोड मिनिमाइज होगा और हार्ट बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, और वो पेशेंट, वो एथलीट्स कह लें या पेशेंट कह लें, वो अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से स्पेंड करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग वे से ये दे सकते हैं। बच्चे, मैं क्वेश्चंस के आंसर लास्ट पे करूंगा, तो अभी क्वेश्चंस मत करें, अपने क्वेश्चंस लिख लें, जब मेरी जैसी स्लाइड्स पूरी हो जाएंगी तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ लास्ट पे कर दूंगा, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग द हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। हम सबको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि हमारी बॉडी में हम चाहे कोई ड्रग्स इंटेक कर रहे हैं, मेडिसिन इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, या कोई लिक्विड्स किसी भी टाइप के, हम कोई फूड स्टफ या कोई मेडिसिन स्टफ या केमिकल स्टफ जैसे बॉडी में हम उसे एंटर करते हैं, वो लीवर में जाता है फॉर द मेटाबॉलिज्म। और लीवर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं जो लीवर की प्रोटेक्शन करते हैं, और हर तरह की मेडिसिन का या हर तरह के केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। गार्लिक में एक और बहुत अहम रोल है कि गार्लिक के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जो हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं, हैवी मेटल्स के साथ मिलकर उनके चिलेट्स बनाते हैं। और चिलेट्स जब भी किसी कंपाउंड के, किसी प्रोडक्ट के, किसी ड्रग के बनते हैं, वो ऑलवेज इनएक्टिव हो जाते हैं और वो इजीली बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये हैवी मेटल्स की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अगेन, गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट या एक्सीलेंट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप की इंफेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। एक चीज याद रखिएगा, गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सल्फर रखते हैं, ठीक है। चलें इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ज्यादा। मेजर एक्टिव कंपोनेंट्स गार्लिक में कौन कौन से हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को ये चीजें उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑर्गेनो सल्फर। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, नेचुरल सोर्स है, तो ऑर्गेनिक आ गया सल्फर। हमारे पास एक एंटीबायोटिक की क्लास है, वो सल्फर कंटेनिंग क्लास है, और उसके अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारी की सारी सल्फर रखती हैं। इसका मतलब ये है कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें सल्फर अवेलेबल है, उनमें कहीं ना कहीं पर ऐसी क्वालिटी, ऐसी कंपोनेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो दैट्स वाई गार्लिक के अंदर ये सल्फर कंपाउंड्स होने की वजह से इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी रखता है। इस वजह से हीलिंग प्रोसेस को इनहेंस करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके उस जगह से उन्हें रिमूव करता है, ताकि वहां पे इन्फेक्शन या फिर जख्म वाउंड्स वगैरह ना स्प्रेड करें और निक्रोसिस का प्रोसेस है वो मिनिमाइज हो जाए। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डाई एलाइल थायोसल्फोनेट, जिसे एलिनिसिन कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये याद रखिएगा। डाइएलाइल सल्फाइड, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, फिर ट्राइसल्फाइड, एस एलाइल सिस्टीन और एस एलाइल सिस्टीन सल्फ ऑक्साइड। ये तमाम इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। इन सब की प्रॉपर्टी ऑर्गेनोसल्फर नेचर की है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में शुगर लेवल को भी मेंटेन कर रहे हैं, जो अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अब गार्लिक के अंदर कैलोरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैलोरीज ऑफ द गार्लिक हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर उसका एक जवा, जिसे हम लोग आम जुबान में बोलते हैं, या क्लो आप इस्तेमाल करेंगे, उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम्स होगा, ठीक है। और वो 3 ग्राम्स के अंदर आपको कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, लाइक मैगनीज 2%, आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 2% आपका सिर्फ एक सिंगल क्लोव जो गार्लिक का है वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो डू यू थिंक आप पूरे डे के अंदर आपकी जो आप घर में फूड बनता है, सालन बनता है, ग्रेवी बनती है, या उसके अलावा, तो आप उसमें सिर्फ एक क्लोव इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें पूरा गंडा यानी कि पूरा की पूरी उसमें आप उसका पैक इस्तेमाल करते हैं।
सर ज्यादा तो नहीं होता, ये होता है कि उसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर पेस्ट ज्यादातर यूज होता है, या फिर उसके बिल, दो तीन, बिल्कुल दो बच्चे, से जब भी तीन आप तो होते हैं। हाँ जी, जब आप पेस्ट भी बनाते हैं तो आप इस चीज का आप घर में कभी ट्राई कीजिएगा। आप जो पूरा गंडा जिसे मैं बोल रहा हूँ, पूरी की पूरा उसका जो पैक होगा, आप उसको क्रश करके उसको जब आप उसमें मोटर एंड पेसल में क्रश करेंगे, देन आप उसकी जरा क्वांटिटी चेक कीजिएगा। उतनी ही क्वांटिटी बनेगी जितनी आप नॉर्मली बाहर से बना बनाया आपको गार्लिक की जो पेस्ट मिल रही है, और वो पेस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होती है। ठीक है। तो ये वैसे जनरली मैंने आपको बताया, एक रफली एस्टिमेट हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता है हम डेली कभी भी नहीं ले सकते। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आप लोगों की नॉर्मल डाइट के अंदर जो है ना, विटामिन B12 की क्वांटिटी कम होती है। अब एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, विटामिन B12 की जितनी भी कैटेगरीज हैं, इवन विटामिन C, ये सारे के सारे आप लोगों के जो है ना वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है। जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं ना, इसका स्टे टाइम नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। ये रैपिडली अब्सॉर्ब होंगे, रैपिडली बॉडी से स्क्रीट आउट होंगे। दैट्स व्हाई डेली रूटीन के अंदर भी वो वाइटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनकी क्वांटिटीज आप डेली बेसिस पे इनटेक करवा रहे होते हैं। और 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ तक आप कंटिन्यूसली उस मेडिसिन, उस मल्टीविटामिन को देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन की, तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन हम लोग डिपेंड करता है पेशेंट्स के अंदर कितनी डेफिशिएंसी है। मिनिमम मिनिमम 1 वीक के गैप होना चाहिए एक से दूसरी डोज में, और मैक्सिमम 1 मंथ के बाद हम दे रहे होते हैं। जैसे विटामिन D के इंजेक्शन आप लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, तो वो आप कहते हैं मंथ में एक दफा आपने इनटेक करना है, आप डेली का क्यों नहीं कहते? अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है तो आप उसे 15 डेज के गैप पे ले आते हैं, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है। आपकी बॉडी में फैट की क्वांटिटी बहुत हाई है, दैट्स वाई वो ड्रग आपकी बॉडी में फैट में डिपॉजिट हो जाती है, और उसका स्टे टाइम इंक्रीज हो जाता है। वो बॉडी से स्क्रीट आउट नहीं इतनी जल्दी होती। इस वजह से अगर आप उसे डेली बेसिस पे इंटेक करवाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट करके टॉक्सिक बन जाएगी। तो वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन है, उनको डेली बेसिस पर हम इंटेक करवा रहे हैं। और विटामिन B12 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी में परमिशियस अनीमिया और उसके अलावा आपकी बैरी बैरी की डिजीज से प्रिवेंट करती है, तो जो कि जिसमें लिप्स और टंग्स जो है वो स्वेल कर जाती हैं। विटामिन सी भी आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, आउटस्टैंडिंग। और सिट्रस फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन C की कंसंट्रेशन होती है। और इसके साथ साथ आपके पास जो है गार्लिक में भी इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। सिलेनियम भी आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की बोन्स की स्ट्रेंथ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। फाइबर्स आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन मोटिलिटीज को स्टेबलाइज करता है, जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डायरिया प्लस कॉन्स्टिपेशन को स्टेबलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस एंड आयरन की भी ट्रेसेस अमाउंट में क्वांटिटीज अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। फाइबर्स जो हैं वो आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइबर्स की क्वांटिटी आपकी बॉडी में अच्छी नहीं होगी, चाहे किसी भी डाइट का है, किसी भी फ्रूट की बात की जा रही है, अगर उसमें फाइबर्स अगर आप इंटेक करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और इवन डायरिया भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर पेशेंट्स को कहते हैं कि जब भी आप फ्रूट्स इंटेक करें ना, तो उसे फुल रॉ फॉर्म में इंटेक करें, ना कि उसके जूसेस निकाल के आप पिए। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द गार्लिक। गार्लिक आपके पास मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा इसे हजारों सालों से डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट्स के अंदर और फूड स्टफ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इजिप्ट, ग्रीक और रोमांस के लोगों ने बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल किया था। एक और चीज याद रखिएगा, गार्लिक नेचुरली जो है ना, कफ को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल इसका इस्तेमाल थोड़ा कम है। मैकेनिज्म ये है इसका, मैं आपको क्लियर करता जाऊं। गार्लिक के अंदर एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी आपको कफ होगी, स्पेशली जो ड्राई कफ होती है, उसकी बेसिक रीजन होती है कोई भी इरिटेंट कंपोनेंट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया और उसने जाकर आपके ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई की वॉल्स को डैमेज करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां से हिस्टामिन रिलीज हुई। ऑटोमेटिकली जब हिस्टामिन रिलीज होगी, इन्फ्लेमेशन जनरेट होगी, और जब इन्फ्लेमेशन होगी वो जगह स्वेल कर जाएगी, जिसकी वजह से इरिटेशन होगी और कफिंग स्टार्ट होगी। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फिर गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ साथ एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज रख के वो हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक करता है, और कफ का जो मैकेनिज्म होता है वो स्टॉप हो जाता है। नेचुरल एंटीबायोटिक मैं आपको बता चुका हूँ, सल्फर की वजह से ये नेचुरली एंटीबायोटिक है, दैट्स व्हाई इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिसीन मैंने आपसे अभी बताया कि इसके अंदर कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करता है। इस मैकेनिज्म को भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन वाला मैंने मैकेनिज्म आपको बताया।
डायूरेटिक रेमेडीज, डायूरेटिक कहते हैं उन तमाम मेडिसिन को जो यूरिन बनाती हैं, आपकी बॉडी में यूरिन को जनरेट करती हैं, आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर को या आपकी बॉडी में एडीमा की कंडीशन जो जनरेट होती है उसे ठीक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन को इनहेंस कर देंगे, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी कैविटी से रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो डायूरेटिक्स के तौर पर भी एक्ट करती है। रूमेटिज्म यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, वही अगेन बात एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से, दैट्स व्हाई दे आल्सो यूज्ड एज अ एंटी रूमेटिक ड्रग्स। गाउट में यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है, गाउटी आर्थराइटिस भी। ओबेसिटीज को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में, अब ओबेसिटी को, अभी मैं शुगर को जब मैं समझाऊंगा तब ओबेसिटी के पॉइंट को साथ डिस्कस कर लूंगा। बेनिफिट्स क्या हैं गार्लिक के? गार्लिक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपकी बॉडी में बच्चे ब्लड रेगुलेशन के अंदर एक और मैकेनिज्म भी है इसका, कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस को भी डिक्रीज करता है। अगेन ये आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा। ऑटोमेटिकली जब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे तो ब्लड थिक नहीं होगा, ब्लड थिक नहीं होगा तो हार्ट के ऊपर लोड और प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो हार्ट से कोई भी डिजीज जनरेट नहीं होगी। तो जैसे ही हम गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे, गार्लिक प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टॉप करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड थिन और पतला रहता है। हार्ट, क्योंकि ब्लड जितना थिन होगा हार्ट उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, उसकी पंपिंग सॉफ्ट होगी, दैट्स वाई इजीली वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और आसानी से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन, बॉडी ऑर्गन्स की, बॉडी सिस्टम की बेस्ट रहेगी, और जिसकी वजह से किसी भी बॉडी ऑर्गन या आपकी ब्लड वेसल्स और इवन हार्ट पे प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ब्रेन भी स्टेबलाइज रहेगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा। तो ये आपकी बॉडी में प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस को भी ब्लॉक करता है। इसके हेल्थ वाइज क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं? सेल डैमेज, आपकी बॉडी के अंदर जो निक्रोसिस के पैटर्न या अपोप्टोसिस के पैटर्न से सेल डैमेज होते हैं, तो ये उनको भी स्टेबलाइज कर रहा होता है। आपकी बॉडी में जो वेस्ट सेल्स हैं उन्हें रिमूव करके आपकी बॉडी में हेल्दी न्यू सेल जनरेट करवाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फ्रेश रहती है। रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल, अच्छा जी एक चीज आपने याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ये आपकी बॉडी के अंदर लीवर में स्पेशली जाकर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस स्टेप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, वो ब्लड में रिलीज नहीं होगा, जब वो ब्लड में रिलीज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड वेसल्स में आके डिपॉजिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी नहीं जनरेट होगी और फर्दर उससे क्रोनरी आर्टरी डिजीज जनरेट नहीं होगी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होगा, हार्ट मसल्स की डेथ नहीं होगी, हार्ट ब्लॉक नहीं होगा और आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को डिक्रीज करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल को इंक्रीज करता है, विच इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंप्रूव करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करेगा, जिससे आपकी ब्लड वेसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनहेंस रहेगी, वो आउटस्टैंडिंग रहेगी और वो अपना प्रॉपर मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से अगर बॉडी में हाइपोटेंशन होगा तो देन वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, हाइपरटेंशन हुआ तो वो डायलेट करके आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी। लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिड्यूसिंग एंड रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल, इसकी स्लाइड है वहां पे हम इसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद गार्लिक इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, अभी मैंने डिस्कस कर लिया, लिवर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंप्रूव करेंगे, जिससे हार्ट से रिलेटेड डिजीज लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, इसके लेवल को डिक्रीज करेंगे। ये आपकी बॉडी के अंदर प्लैक फॉर्मेशन की डेवलपमेंट नहीं होने देता, यानी अगेन वही बात, जब आपकी लिवर से कोलेस्ट्रॉल ही सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो वो ब्लड में आ नहीं रहा, तो वो ब्लड वेसल में किस तरह डिपॉजिट होगा, तो प्लैक फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। क्रोनरी आर्टरी मैकेनिज्म्स को इंप्रूव करते हैं, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देते, क्योंकि आपकी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी में ब्लड हर टाइम क्लॉट एंड डी क्लॉट होता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं बनने देते, जिसकी वजह से वो जाके हार्ट के अंदर जो छोटी सी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, कि वो ब्लॉक ना हो जाए, तो वो उनको ब्लॉक नहीं होने देते, प्रिवेंट करते हैं और आपकी हेल्थ के ऊपर पावरफुल बेनिफिशियल इफेक्ट्स रखते हैं।
कोलेस्ट्रॉल वाला मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक चीज याद रखिएगा, सबसे लास्ट लाइन पर इन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज मेंशन की हुई है कि अगर आप हाफ या फुल क्लो, यानी कि तुरी एक जो है आपकी गार्लिक की आधी, या आप उसको पूरी पर डे इस्तेमाल करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी बॉडी में 10% के करीब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करेगा। जब नॉर्मली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा उसका 10% कम करेगा। तो इतना अच्छा इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि गार्लिक को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करेगा, तो आपको मेडिसिन खाने की इतनी जरूरत नहीं है। सेकेंडली, शुगर की काफी देर से बात हो रही थी, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो गार्लिक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है। इसका काम यह है कि जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा, तो ये आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है, जैसे कि पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज की जाती है, तो ये उसे सेंसिटिव यानी कि उसे हाइपर एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे उनकी सिक्रीशंस को, और वो ऑटोमेटिकली ब्लड में आएंगे, तो ब्लड में जो ग्लूकोज होगा वो इंसुलिन के साथ बाइंड करेगा। इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल में लेके जाएगी, सेल से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वहां से एटीपी जनरेट करेगा, और उस एटीपीज को बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, लाइक अभी मैं आप लोगों से ये डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपीज की शक्ल से मुझे मिलेंगे। अब हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, स्पेशली डायबिटीज टाइप 2। मैं टाइप 1 की बात नहीं कर रहा। टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं वो बाय बर्थ इंसुलिन डेफिशिएंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही होती, क्योंकि उनके बीटा सेल्स बाय बर्थ रप्चर और डैमेज है, तो उनको तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाने पड़ते हैं। तो जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, ये जेनेटिकल डिजीज है और 30-35 ईयर्स के बाद ये एक्सपोज होती है। इन पेशेंट्स के अंदर बीटा सेल्स कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है इन द बॉडी। तो हम लोग बहुत कॉमनली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें विच इज कॉल्ड अ मेटफॉर्मिन। ब्रांड बताऊंगा तो ग्लूकोफेज। बहुत कॉमनली बच्चों को मेजोरिटी को पता है, 500,000 मिलीग्राम के अंदर ये अवेलेबल है। तो अगर हम मेटफॉर्मिन अलोन या किसी कम्बिनेशन में देते हैं, एक एक पेशेंट को हम ये खिलाते हैं, और अगर हम लोग एक पेशेंट को दिन में दो दफा गार्लिक का जो क्लोव है वो आफ्टर मील, यानी कि लास्ट वाली उसकी जो बाइट हो उसके अंदर हम उसे कहें कि आप गार्लिक की एक तुरी या क्लोव जो है वो इनटेक कर लें, तो आप ये याद रखिएगा 12 वीक्स बाद हमें जो रिजल्ट मेटफॉर्मिन देगी वही रिजल्ट हमें गार्लिक ने दिया होगा। इस पे रिसर्च हो चुकी है, ये हमारे पास एक प्रूफ है कि गार्लिक वही रिजल्ट दे रहा है जो मेटफॉर्मिन दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पेशेंट्स को नेचुरली प्रोडक्ट्स के साथ उनकी शुगर कंट्रोल करना चाहें, तो गार्लिक इज वन ऑफ देम, उनमें उन प्रोडक्ट्स में से एक है जिसको हम इस्तेमाल करके उन पेशेंट की शुगर लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, गार्लिक के एक स्पेसिफिक स्मेल है, और गार्लिक एक स्पेसिफिक कह रहे हैं पंजेट सा टेस्ट है, कि अगर आप गार्लिक को अपनी टंग के ऊपर रखेंगे और इनटेक करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ऐसे इरिटेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपकी जुबान को जैसे लगेगा जैसे जल रही है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसका इनटेक नहीं कर पाएंगे, और काफी टाइम तक आपको ऐसा लगेगा। उसके बाद आप चीनी, शहद या डिफरेंट टाइप की मीठी चीजों का इनटेक करेंगे। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हुई है, और उसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है कि जिनसे हमने गार्लिक के अंदर जो एक्स्ट्रा इस तरह के पंजेंट से कंपोनेंट्स हैं, या उनकी जो स्मेल वाले कंपोनेंट्स हैं जिन्हें वोलाटाइल कंपोनेंट्स कहते हैं, उनको रिमूव करके हमने डिफरेंट टाइप के उसकी प्रोडक्ट्स बना ली हैं, जो मार्केट में ये अवेलेबल है। ये ऑर्डरलेस, और इवन यहाँ तक कि वो पंजेंट जो उनका जो स्मेल है, माउथ स्मेल है, वो रिड्यूस्ड है। ठीक है, हम लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में। ये डिफरेंट टाइप कैप्सूल्स की शक्ल में भी अवेलेबल है, पाउडर्स की शक्ल में अवेलेबल है, टैबलेट्स की शक्ल में अवेलेबल है, और इवन यहाँ तक कि ऑयल्स की शक्ल में भी, गार्लिक ऑयल भी अवेलेबल है इन द मार्केट। तो आप लोग अपने पेशेंट की कन्वीनियंट के मुताबिक, और जिस तरह की उनकी नेचर है, वो जिस तरह की डाइट इनटेक कर रहे हैं, उनके हेल्थ पैटर्न पर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप की प्रोडक्ट आप उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम ब्रांड्स अवेलेबल है, आप इनको नेट पे भी चेक कर सकते हैं, इजीली आपको ये मार्केट के अंदर ही मिल जाएंगे। अब हम पूरे के पूरे टॉपिक को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, यूजेस ऑफ द गार्लिक। तो इंसुलिन प्रोडक्शन,
किलिंग द यूटीआई इन्फेक्शन। तो बच्चों यूटीआई इन्फेक्शन, अब इसको ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं। हमारा जो यूनि ब्लडर है वहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। अल्लाह ताला ने हमारे यूनि ब्लडर की जो पीएच है वो एसिडिक रखी है, और नेचुरली जो एसिडिक पीएच के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। किसी भी मेडिसिन या किसी भी कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी में अगर आपकी यूनि ब्लडर की पीएच जो है वो बेसिक हो गई, तो देन ऑटोमेटिक बैक्टीरिया वहाँ ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूनि ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगी। गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक के अंदर क्योंकि ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और इनकी नेचर है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे ही आपके ऑटोमेटिकली फिल्टर होके किडनी से यूरिन यूनि ब्लैडर में जाएंगे तो वहाँ की पीएच को एसिडिक कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें किल कर देंगे। तो दैट्स वाई इन्हें यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक्नी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम है। एक्नी के लिए ज्यादातर हमने फिलहाल कुछ रेमेडीज के अंदर हम लोग एक्नी में से यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई प्रॉपर खास ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं है जहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। इससे अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है एक्नी के लिहाज से। यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है, तो ये यीस्ट इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है। तो आपकी बॉडी में वो तमाम केमिकल जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करते हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन सी। कोरोना के पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक होता है ना, तो उन्हें विटामिन सी का इंटेक बहुत ज्यादा करवा दिया जाता है, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो इम्यून सिस्टम बूस्टर है वो। तो ये भी इस सेंस में इम्यून सिस्टम बूस्टर है। वेट कंट्रोल, वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, तो वेट कंट्रोल। आपकी बॉडी में आयरन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज, लीवर में ये काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली ये आयरन अब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। यीस्ट इन्फेक्शन का मतलब है एंटी फंगल ही होता है। ब्रेस्ट कैंसर, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कैंसर, क्योंकि कैंसर भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन से ही होता है। हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी बॉडी में कैंसर जब डेवलप हो जाता है ड्यू टू द म्यूटेशन, ज्यादातर हम म्यूटेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस अटैक करते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव स्पीशीज को मिनिमाइज करता है, तो दैट्स वाई जो ब्रेस्ट कैंसर है वो स्टॉप हो जाता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टमक के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट लाता है, ताकि डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। हार्ट के ऊपर इसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, बस लास्ट 1 और 2 स्लाइड्स रह गई हैं, बस इसे वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। बच्चे ये आपकी बॉडी हार्ट के ऊपर गार्लिक का ये है कि ये फिब्रिनोलाइसिस को डिक्रीज करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस को डिक्रीज करता है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को डिक्रीज करता है, ताकि हार्ट मैक्सिमम हेल्दी इफेक्ट दे सके, उस पर लोड कम हो सके। ये ब्लड लिपिड्स लेवल को डिक्रीज करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल को यानी कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है, हाइपरटेंशन को डिक्रीज करता है, जिससे हार्ट पे लोड मिनिमाइज हो जाता है और हार्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है और हार्ट की डिजीजेस जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि 100 ग्राम गार्लिक का पाउडर, अगर आप 100 ग्राम यूज करते हैं तो आप उसमें क्या क्या क्वांटिटीज में आपको वाटर, कैलोरीज, लिपिड्स, कार्ब्स, फाइबर्स, मैंगनीज, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, सोडियम, विटामिन B6, विटामिन सी और ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, ल्यूसीन एंड लाइसिन, ये क्वांटिटीज में मिलते हैं और ये तमाम क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल हैं और इससे आपकी बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। गार्लिक ऑयल के अंदर तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट के सर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। और बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच सर आपके प्रीशियस टाइम के लिए एंड आपकी यूजफुल नॉलेज के लिए, एंड बाकी आप सबका भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।